गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? यू नो दैट हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पार्ट 1 को हम कम्प्लीटली डिस्कस कर चुके हैं। प्रीवियस लेक्चर पे मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पार्ट 1 से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया था जिसमें आप लोगों को कोलराउस का नियम अप्लाई करना था कैल्शियम फॉस्फेट के लिए। किसके लिए करना था? कैल्शियम फॉस्फेट के लिए आप लोगों को कोलराउस का नियम अप्लाई करना था। मोलर कंडक्टेंस के लिए भी और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के लिए भी आपको इक्वेशन बनानी थी कोलराउस के नियम की। मैं इस लेक्चर में आप लोगों को सबसे पहले जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसको मैं आप लोगों को सोल्व करके बताऊंगा, कैल्शियम फॉस्फेट के लिए इक्वेशन बना के बताऊंगा। फिर उसके बाद में मैं आप लोगों से पार्ट 1 से रिलेटेड ही कुछ एक दो क्वेश्चन मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। फिर उसके बाद हम आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पार्ट 2 जिसमें हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यानी कि विद्युत अपघटनी सेल को डिस्कस करेंगे, उसको हम स्टार्ट करेंगे, जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हमारे प्रीवियस लेक्चर के क्वेश्चन को। माय क्वेश्चन वाज कैल्शियम फॉस्फेट के लिए कैल्शियम फॉस्फेट के लिए आप लोगों को कोलराउस का नियम या कह सकता हूँ कोलरास के नियम की समीकरण इक्वेशन ड्रॉ बनानी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। सबसे पहले आप लोगों को कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला पता होना चाहिए और कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? Ca3PO4 का होल ट्वाइस। ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? Ca3PO4 का होल ट्वाइस होता है। ठीक है, अब मैं कोलराउस का नियम इन्फिनिट डाइल्यूशन पे लगाता हूँ, एक बार मोलर कंडक्टेंस के लिए और एक बार लगाता हूँ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के लिए। ठीक है, तो मोलर चालकताओं के संदर्भ में मोलर कंडक्टेंस के लिए लगाना है। ठीक है, कौन से डाइल्यूशन पे लगती है? एट इन्फिनिट डाइल्यूशन यानी कि अनंत तनुता पे लगती है। ठीक है, इन्फिनिट डाइल्यूट करने पर मोलर कंडक्टेंस क्या आएगी? ठीक है, देखिए इक्वेशन किस तरह से बनती है। इक्वेशन बनती है लैम्डा m इन्फिनिटी यानी कि अनंत तनुता पर मोलर चालकता है। ठीक है, धनायन की अनंत तनुता पर आयनिक चालकता और ऋणायन की अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल m ये रिप्रेजेंट करता है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स धनायन के पार्टिसिपेट कर रहे हैं और यहाँ पे स्मॉल n रिप्रेजेंट करता है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स ऋणायन के पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और सेकेंड टाइम पे मैंने आप लोगों को इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को भी डिस्कस किया था और ये भी कौन सा डाइल्यूशन पे होती है? एट इन्फिनिट डाइल्यूशन, अनंत तनुता की स्थिति पर होता है और अनंत तनुता की स्थिति पर लैम्डा ई इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1/z प्लस लैम्डा सी प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, और 1/z माइनस लैम्डा ए माइनस इन्फिनिटी। इस तरह से इक्वेशन बनती है। अब सबसे पहले आप लोगों को कैल्शियम फॉस्फेट का ब्रेकडाउन करना आना चाहिए, डिसोसिएट करना आना चाहिए। और जब कैल्शियम फॉस्फेट को मैं डिसोसिएट करता हूँ तो किस तरह से डिसोसिएट होगा? कैल्शियम फॉस्फेट डिसोसिएट होता है 3Ca+2 प्लस 2PO4 माइनस का होल थ्राइस। इस तरह से कैल्शियम +2 डिसोसिएट होता है। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है कि कैल्शियम के कितने मोल पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 3 मोल पार्टिसिपेट कर रहे हैं और फॉस्फेट के कितने मोल पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 2 मोल कैल्शियम के पास वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कैल्शियम पे चार्ज कितना है? +2 चार्ज होता है और फॉस्फेट पे चार्ज कितना होता है? -3 चार्ज होता है। अब मैं एक बार मोलर कंडक्टेंस के लिए एट इन्फिनिट डाइल्यूशन पे आप लोगों के सामने कोलराउस के नियम की इक्वेशन बनाता हूँ। तो कोलराउस के नियम की इक्वेशन बनेगी लैम्डा m इन्फिनिटी इज इक्वल टू, यहाँ पे m और n का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स से होता है।
तो यहाँ पे मैंने कैल्शियम के कितने मोल आ जाएंगे धनायन के 3 मोल आ जाएंगे। C प्लस की जगह मैं यहाँ पे कैल्शियम +2 भी ले सकता हूँ। कैल्शियम +2 आयन है किस प्रकार की तनुता पे, अनंत तनुता की स्थिति पर है। यहाँ पे N और 2 लैम्डा A- की जगह क्या आ जाएगा, PO4 -3 आ जाएगा और यहाँ पे इन्फिनिट आ जाएगा। दिस इज द इक्वेशन फॉर मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनिट डाइल्यूशन। अब मैं तुल्यांकी चालकता के लिए अनंत तनुता पर इक्वेशन बनाता हूँ। तो लैम्डा E इन्फिनिटी का मतलब होता है अनंत, ठीक है। Z+ और Z- का मतलब क्या होता है, Z+ और Z- क्या होता है, आवेश होते हैं। क्या होते हैं, आवेश। Z+ का मतलब होता है धनायन पर उपस्थित आवेश और Z- का मतलब होता है ऋणायन पर उपस्थित आवेश, ठीक है। यहाँ पे Z+ यानी कि कितनी वैल्यू है Z+ की, 2 वैल्यू है और लैम्डा कैल्शियम +2 इन्फिनिट डाइल्यूशन और यहाँ पे 1/Z- की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 वैल्यू आ रही है और यहाँ पे मैं A- की जगह PO4 -3 लिख सकता हूँ और यहाँ पे इन्फिनिटी लिख सकता हूँ। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर पे दिया था और जो आप लोगों को सोल्व करना था और आज लेक्चर में मैं आप लोगों के सामने इसको डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि इस पे न्यूमेरिकल कैसे बनेगा। न्यूमेरिकल ऐसा बनेगा यदि किसी क्वेश्चन में आप लोगों को धनायन और ऋणायन की अनंत तनुता पर आयनिक चालकताओं का मान दे दिया जाए, ठीक है। इन्फिनिट डाइल्यूशन पे अनंत तनुता की स्थिति पर धनायन और ऋणायन की आयनिक चालकताओं का मान दे दिया जाए तो यहाँ से न्यूमेरिकल भी सोल्व हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे आप लोग मोलर चालकता और किसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, तुल्यांकी चालकता की क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ कोलराउस लॉ, ठीक है। ये प्रीवियस लेक्चर पे हमने आप लोगों से डिस्कस किया था। अब हम एक क्वेश्चन और डिस्कस करने जा रहे हैं। माय क्वेश्चन इज, आज का मेरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रिलेशन इन बिटवीन मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्शन। मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता के बीच में संबंध क्या होता है, मेरा क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो क्वेश्चन हम देखते हैं। मेरा क्वेश्चन है व्हाट इज द रिलेशन in between μm मोलर कंडक्टेंस, मोलर चालकता एंड μe इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता के बीच में संबंध क्या होता है, ठीक है। देखिए इसको 1 बाय 1 हम सोल्व करते हैं। मैंने जब आप लोगों के सामने मोलर चालकता को डिस्कस किया था तो मोलर चालकता का फॉर्मूला मैंने बताया था। मोलर चालकता μm = कप्पा × Vml, यानी कि Vml की चालकता ही क्या कहलाती है, मोलर चालकता कहलाती है। और इसके बाद जब इसको हम आगे सोल्व करते हैं तो आगे सोल्व करने के बाद कप्पा × 1000 डिवाइड बाई आप लोगों को क्या मिलता है, कैपिटल M, जहाँ पे कैपिटल M का मतलब क्या होता है, कैपिटल M का मतलब किससे होता है, मोलरता से होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने तुल्यांकी चालकता को करा और तुल्यांकी चालकता भी क्या होती है, Vml विलयन की चालकता होती है। लेकिन कब, जब विद्युत अपघट्य का कितना मोल घुला हुआ होता है, विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम तुल्यांक घुला हुआ होता है। विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम तुल्यांक घुला हो तो कौन सी चालकता होती है, तुल्यांकी चालकता। विद्युत अपघट्य का 1 मोल घुला हो तो कौन सी चालकता होती है, मोलर चालकता होती है। और इस फॉर्मूले को जब हम आगे सोल्व करेंगे तो 1000 डिवाइड बाई कैपिटल M, यहाँ तक तो हम प्रीवियस लेक्चर पे ही देख चुके हैं, ठीक है। अब क्या करना है, मैं इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2, यानी कि इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को क्या लगाता हूँ, भाग लगाता हूँ। और भाग लगाएंगे तो लगाने के बाद आप लोगों को मिलेगा μm डिवाइड बाई μe = कप्पा × 1000 डिवाइड बाई कैपिटल M मिलेगा यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे कप्पा × 1000 डिवाइड बाई कैपिटल M यहाँ से मिलेगा, ठीक है। आप देख रहे हैं कि 1000 से 1000 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। कप्पा से कप्पा यानी कि विशिष्ट चालकता से विशिष्ट चालकता भी कैंसिल आउट हो जाएगी। न्यूमिनेटर में क्या बचेगा आप लोगों के पास, कैपिटल N बचेगा। डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, कैपिटल M बचेगा, ठीक है। तो उसके बाद आप लोगों के पास रिजल्टिंग मिलेगा कैपिटल N
डिवाइड बाई कैपिटल M, यहाँ तक मिलेगा। आप लोग जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि नॉर्मलता किसके बराबर होती है? मोलरता इंटू संयोजकता गुणांक के गुणनफल के बराबर होती है। नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलर इंटू वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देता हूँ। इक्वेशन नंबर 3 से नॉर्मलिटी की वैल्यू इस इक्वेशन में मैं पुट करता हूँ और पुट करने के बाद मुझे क्या रिजल्टिंग मिलेगा? म्यू एम डिवाइड बाई म्यू ई इज इक्वल टू, नॉर्मलिटी को क्या लिख सकता हूँ मैं? मोलरिटी इंटू क्या लिख सकता हूँ? वैलेंसी फैक्टर लिख सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? मोलरता ही आएगी, मोलरिटी आएगी। मोलरता आते मोलरता क्या हो जाएगी? कैंसिल आउट हो जाएगी। तो रिजल्टिंग आप लोगों को क्या मिलेगा? संयोजकता गुणांक यानी कि वैलेंसी फैक्टर मिलेगा। और फाइनली इक्वेशन आप लोगों के सामने बन के आ जाएगी म्यू एम इज इक्वल टू म्यू ए इंटू वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, दिस इज द रिलेशन इन बिटवीन मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। मोलर चालकता तुल्यांकी चालकता के बीच के संबंध क्या होता है? तो मोलर चालकता तुल्यांकी चालकता और संयोजकता गुणांक के गुणनफल के बराबर होती है। ठीक है, कभी कभी इस पर से इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं बनते क्योंकि वो क्वेश्चन का टाइप बहुत सिंपल होता है। बस आप लोगों को बताना होता है कि मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता में बीच में संबंध क्या होता है। कोई इलेक्ट्रोलाइट, कोई विद्युत अपघट्य आप लोगों को दे देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों के सामने कह दूँ कि H2SO4 के लिए मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता के बीच में संबंध क्या होता है। हाँ, तो आप लोगों को पता होना चाहिए H2SO4 का वैलेंसी फैक्टर कितना होता है। H2SO4 का वैलेंसी फैक्टर होता है 2। कितना होता है? 2। जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन होते हैं उतना ही क्या होता है? वैलेंसी फैक्टर होता है एसिड के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे H2SO4 का वैलेंसी फैक्टर कितना होता है? 2 होता है। तो म्यू एम इज इक्वल टू क्या होता है? म्यू ई इंटू वैलेंसी फैक्टर होता है। वैलेंसी फैक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। तो म्यू ई वैसा का वैसा 2, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि मोलर चालकता तुल्यांकी चालकता के जस्ट डबल होती है या फिर क्या होती है? दुगनी होती है। इस तरह का क्वेश्चन भी कभी कभी एग्जाम के अंदर बन जाता है। बस आप लोगों को कोई भी इलेक्ट्रोलाइट का, किसी भी विद्युत अपघट्य का क्या पता होना चाहिए? वैलेंसी फैक्टर पता होना चाहिए, संयोजकता गुणांक का मान पता होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं। यहाँ जाके हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के किसको कंप्लीट कर चुके हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पार्ट 1 को हम कंप्लीटली डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पार्ट 2 की स्टडी करेंगे और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पार्ट 2 में हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यानी कि विद्युत अपघटनी सेल को डिस्कस करेंगे। हम इस लॉकडाउन को बहुत अच्छी तरीके से काम में ले रहे हैं। कुछ लोग इस लॉकडाउन को पबजी में काम ले रहे हैं, कुछ लोग इस लॉकडाउन को लूडो में काम ले रहे हैं, लेकिन हम इस लॉकडाउन को किस में काम में ले रहे हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में काम में ले रहे हैं, जो कि आगे जाके आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर। ठीक है, अब मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 2 स्टडी करने वाला हूँ और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 2 कौन सा है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। यानी कि आज हम सारी बातें किसकी करेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यानी कि विद्युत अपघटनी सेल की करेंगे। यहाँ पे मैं विद्युत अपघटनी सेल भी लिख देता हूँ क्योंकि कुछ बच्चे हिंदी मीडियम से भी हैं, तो उनके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। विद्युत अपघटनी सेल हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने एक फाउंडेशन तैयार करता हूँ। और फाउंडेशन किस तरह से तैयार होगा? क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को मेरे फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि 2 टाइप के सेल होते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कितना टाइप के सेल की स्टडी करते हैं? 2 टाइप के सेल की स्टडी करते हैं, एक तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और दूसरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। मैं क्या करता हूँ? पहले इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दोनों में क्या करता हूँ? डिफरेंस करता हूँ। ठीक है, और डिफरेंस को मैं ब्लैक बोर्ड पे आप लोगों के सामने बताता हूँ कि क्या क्या डिफरेंसेज होते हैं। फिर उसके बाद में हम कंप्लीटली किसकी स्टडी करेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। ठीक है, तो एक तरफ में क्या लिख देता हूँ? एक तरफ में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लिख देता हूँ। ठीक है, और एक तरफ में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। 1 सेकेंड में पेन चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों को सारा दिख जाए।
देखिए एक तरफ मैंने क्या लिखा, विद्युत रासायनिक सेल लिख दिया, और एक तरफ मैंने क्या लिख दिया, विद्युत अपघटनी सेल। इसको विद्युत रासायनिक सेल कहा जाता है और इसे विद्युत अपघटनी सेल कहा जाता है। विद्युत अपघटनी सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहा जाता है। ठीक है, जैसा कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, विद्युत रासायनिक सेल के अंदर क्या होता है, विद्युत रासायनिक सेल में रासायनिक ऊर्जा किसमें परिवर्तित होती है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। केमिकल एनर्जी चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, किस टाइप के सेल में, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन किस में होता है, केमिकल एनर्जी में होता है, यानी कि रासायनिक ऊर्जा में होता है। ठीक है, दूसरा अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, देखिए आप लोगों को दिख रहा है कि यहाँ पे रासायनिक ऊर्जा से कौन सी ऊर्जा बन रही है, विद्युत ऊर्जा बन रही है। विद्युत ऊर्जा का मतलब क्या बन रही है, इलेक्ट्रिसिटी बन रही है। क्या बन रही है, इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि विद्युत बन रहा है। और विद्युत जब बनता है तो इसका मतलब मैं कहूँ यहाँ पे बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा, यहाँ पे बल्ब जलेगा, बल्ब जलेगा, जगमग हो जाएगा। ठीक है, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बल्ब नहीं जलेगा, क्योंकि यहाँ पे विद्युत ऊर्जा किस में परिवर्तित हो रही है, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है। ठीक है, विद्युत रासायनिक सेल के लिए कहा जाता है कि किस प्रकार का प्रक्रम होता है, स्वतः प्रक्रम होता है। किस प्रकार का प्रक्रम होता है, स्वतः, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। जबकि विद्युत अपघटनी सेल क्या होता है, अस्वतः प्रक्रम होता है। देखिए जब हम 11th क्लास के चैप्टर उष्मागतिकी को देखते हैं तो उष्मागतिकी के अंदर हम दो प्रकार के प्रक्रमों को देखते हैं। एक प्रक्रम तो ऐसा होता है जिसे स्वतः प्रक्रम कहा जाता है, और दूसरा प्रक्रम क्या होता है, अस्वतः प्रक्रम होता है। स्वतः प्रक्रम यानी कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब ये होता है कि ऐसे प्रोसेस जो अपने आप ही होते हैं, जिनको होने के लिए एनर्जी देनी नहीं पड़ती आप लोगों को, ऐसे प्रक्रम क्या कहलाते हैं, स्वतः प्रक्रम। और जब हम आप लोगों के सामने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को डिस्कस करेंगे तब आप लोगों को वैसे ही पता चलेगा कि हाँ ये प्रक्रम क्या है, स्वतः, यानी कि अपने आप ही क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोडों का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इलेक्ट्रोडों का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। लेकिन जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को भी स्टडी करेंगे थोड़ी देर बाद तो आप लोगों को पता चलेगा कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक या फिर कह सकते हो इलेक्ट्रोलाइसिस इज ए नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, यानी कि अस्वतः प्रक्रम होता है। स्वतः प्रक्रम के लिए डेल्टा जी यानी कि गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन क्या होता है, ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है। जबकि अस्वतः प्रक्रम के लिए डेल्टा जी यानी कि गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन क्या होता है, धनात्मक होता है। ठीक है, वैल्यू ऑफ डेल्टा जी इज नेगेटिव फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और वैल्यू ऑफ डेल्टा जी इज पॉजिटिव फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इस तरह से हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए आप लोगों को पता है सेल में किस प्रकार की अभिक्रियाएं होती है, रेडॉक्स अभिक्रियाएं। कौन सी अभिक्रिया होती है, रेडॉक्स अभिक्रियाएं होती है। और रेडॉक्स अभिक्रियाओं में दो रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोड की सतह पर। एक तो होता है ऑक्सीडेशन, क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और एक क्या होता है, रिडक्शन यानी कि अपचयन होता है। इसी तरह से यहाँ पे भी सेल ही, और सेल में रेडॉक्स अभिक्रियाओं में एक इलेक्ट्रोड की सतह पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और एक इलेक्ट्रोड की सतह पे क्या होगा, रिडक्शन होगा यानी कि अपचयन होगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन हमेशा किसकी सतह पर होता है, एनोड की सरफेस होता है, ऑन द सरफेस ऑफ एनोड होता है। और रिडक्शन ऑलवेज टेक प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ कैथोड, कैथोड की सतह पे होता है। इसी तरह से ऑक्सीडेशन ऑलवेज टेक प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ एनोड एंड रिडक्शन ऑलवेज टेक प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ कैथोड। ठीक है, लेकिन कुछ अलग चीज़ ये है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर एनोड की जो नेचर होती है वो क्या होती है, ऋणात्मक होती है। क्या होती है, ऋणात्मक। जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड की नेचर क्या होती है, धनात्मक होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। जबकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कैथोड क्या होता है, धनात्मक होता है। वो आपको पता चल जाएगा क्यों होता है। ठीक है, और जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर कैथोड की नेचर क्या होती है, नेगेटिवली चार्ज होता है। क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। लेकिन हमेशा याद रखना है कि एनोड की सरफेस पर हमेशा कौन सी अभिक्रिया होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया ही संपन्न होती है, और कैथोड की सतह पर हमेशा क्या होती है, अपचयन वाली अभिक्रिया ही संपन्न होती है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दिस इज द बेसिक डिफरेंस इन बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब हम सारी बातें हमें किसकी करनी है,
विद्युत अपघटनी सेल की करनी है। क्या करनी है? विद्युत अपघटनी सेल की करनी है, जहाँ पे हम क्या करेंगे, एक एक पॉइंट को क्या करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है। नाउ माय टॉपिक इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जिसे हम विद्युत अपघटनी सेल के नाम से भी जानते हैं, जो कि एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक सेपरेट पार्ट है। देखिए होता क्या, मैं आप लोगों को बेसिक से बताता हूँ। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, या फिर कह सकता हूँ मैं इलेक्ट्रोलाइसिस में, या फिर कह सकते हैं विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में, देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को हम 2 पार्ट में स्टडी करेंगे। ठीक है। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में स्टडी करेंगे। 2 पार्ट में इसकी हम स्टडी करेंगे। देखिए बेसिक तैयार हो रहा है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का। 2 पार्ट में हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को डिस्कस करेंगे। पार्ट ए में हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की स्ट्रक्चर एंड वर्किंग को देखेंगे, उसकी संरचना और उसकी कार्य प्रणाली को देखेंगे। जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के पार्ट बी में हम आफ्टर द इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी कि विद्युत अपघटन के पश्चात जो प्रोडक्ट आप लोगों को प्राप्त होंगे, यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस के पश्चात जो उत्पाद आप लोगों को प्राप्त होंगे, उन उत्पादों का हम एक बार तो क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे, और एक बार हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे। ठीक है। यानी कि विद्युत अपघटन के पश्चात प्राप्त उत्पादों का एक बार हम गुणात्मक विश्लेषण करेंगे, और एक बार हम मात्रात्मक विश्लेषण करेंगे। ठीक है। क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब क्या होता है? क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब होता है कि किस प्रकार के उत्पाद हमें इलेक्ट्रोलाइसिस पे प्राप्त होते हैं। विच टाइप ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन आफ्टर द इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है। और जो उत्पाद प्राप्त हुए उनकी मात्रा कितनी है, यानी कि उनकी क्वांटिटी कितनी है, उसको हम किस में डिस्कस करते हैं? क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस के क्वांटिटेटिव एनालिसिस में, मात्रात्मक विश्लेषण में हम स्टडी करते हैं। अब देखिए हम क्वालिटेटिव एनालिसिस कैसे डिस्कस करेंगे, कैसे स्टडी करेंगे। क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए देखिए यहाँ लिख देता हूँ मैं स्पष्ट रूप से, 2 तरह से एनालिसिस होगा। क्वालिटेटिव यानी कि गुणात्मक विश्लेषण होगा, और एक होगा क्वांटिटेटिव। ठीक है, मात्रात्मक होगा। क्वालिटेटिव करने के लिए हमें प्रिफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी पढ़नी है। ठीक है। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए हमें लॉ ऑफ फेराडे देखने हैं। लॉ ऑफ फेराडे के नियम देखने। प्रिफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी में, इसको हिंदी में भी प्रिफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी कहते हैं। ठीक है। निक्षेपण सिद्धांत भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? निक्षेपण सिद्धांत। प्रिफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी में हम रिएक्टिविटी सीरीज को देखते हैं। किसको देखते हैं? रिएक्टिविटी सीरीज को। ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब होता है सक्रियता श्रेणी को। किसको देखते हैं हम? सक्रियता श्रेणी को हम देखते हैं। लॉ फेराडे में हम 2 लॉ फेराडे को स्टडी करेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे, और दूसरा हम देखेंगे सेकंड लॉ ऑफ फेराडे। जब दोनों फेराडे के नियम हम पढ़ लेंगे, फेराडे का प्रथम नियम और फेराडे का द्वितीय नियम, दोनों नियमों को पढ़ने के पश्चात हमें पता चल जाएगा कि क्या क्या मात्रा या फिर कितनी मात्रा इलेक्ट्रोलाइसिस के पश्चात प्राप्त हो रही है। और जब हम क्वालिटेटिव एनालिसिस को पढ़ लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि
किस प्रकार के उत्पाद हमें इलेक्ट्रोलाइसिस पे प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के पार्ट ए को स्टडी करते हैं और पार्ट ए के अंदर हम इलेक्ट्रोलाइसिस के स्ट्रक्चर और वर्किंग को देखेंगे, यानी कि विद्युत अपघटनी सेल की संरचना यानी कि किस प्रकार से होता है, जिसे बनावट भी कह सकते हैं, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल किस प्रकार से कार्य करता है उसको हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के पार्ट ए को हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के हम पार्ट ए को देख रहे हैं और पार्ट ए के अंदर हम स्ट्रक्चर एंड वर्किंग को देख रहे हैं, यानी कि संरचना और उसकी कार्य प्रणाली को देखते हैं। ठीक है, देखिए जनरली होता क्या है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज नथिंग, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज सच ऑफ डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। सबसे पहले मैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को बनाने के लिए एक कंटेनर बनाता हूँ, एक पात्र में बनाता हूँ, जैसा कि मैं आपके सामने पहले भी बना चुका। एक पात्र में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का बनाता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा बना देते हैं, इस तरह से बना देते हैं और इसका बॉटम ठीक ऐसा चलेगा। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की सिंपल सा स्ट्रक्चर में बना रहा हूँ। एक कंटेनर मैंने लिया, यानी कि यहाँ पे कोई पात्र हो सकता है, यानी कि कंटेनर कह सकते हैं, जिसे क्या कह सकते हैं, कोई पात्र कह सकते हैं। ठीक है, इस पात्र में मैंने 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए और इलेक्ट्रोड मैंने लिए हैं प्लेट शेप्ड। क्या लिए हैं? प्लेट शेप्ड, यानी कि प्लेट नुमा में यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, इलेक्ट्रोडों को ले रहा हूँ, प्लेट नुमा इलेक्ट्रोड ले रहा हूँ, प्लेट नुमा इलेक्ट्रोड ले रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से प्लेट नुमा। अगर मैं इस दोनों इलेक्ट्रोडों को अगर इमेजिनरी लाइन बनाऊँ तो आप लोगों को एक क्यूब बनता हुआ नज़र आ जाएगा। क्या बनेगा? एक क्यूब बनता हुआ नज़र आ जाएगा, दिख रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, अब जो 2 इलेक्ट्रोड है उन 2 इलेक्ट्रोडों में एक इलेक्ट्रोड तो होगा एनोड और दूसरा इलेक्ट्रोड होगा कैथोड। आपको पता है कि सेल में 2 इलेक्ट्रोड काम में आते हैं। ठीक है, आपको डिस्कस कर चुका हूँ कि एनोड की सतह पे हमेशा कौन सी विक्रिया होती है? ऑक्सीडेशन होती है। ठीक है, देखिए होता क्या है, सेल के अंदर पूर्ण सेल अभिक्रिया के लिए आप लोगों को एनोड पे भी अभिक्रिया करानी पड़ेगी और कैथोड पे भी अभिक्रिया करानी पड़ेगी। एनोड पे होने वाली अभिक्रिया को हाफ सेल रिएक्शन कहा जाएगा और कैथोड पे होने वाली रिएक्शन को क्या कहा जाएगा? हाफ सेल रिएक्शन कहा जाएगा। और जब इन दोनों हाफ सेल रिएक्शन को हम जोड़ देंगे तो हमारे पास एक कंप्लीट सेल रिएक्शन प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो इस ऑक्सीडेशन को क्या कहा जाएगा? हाफ ऑक्सीडेशन सेल रिएक्शन कहा जाएगा। और आपको पता है कैथोड की सतह पे क्या होता है? अपचयन होता है, यानी कि रिडक्शन होता है। ठीक है, और यहाँ पे होने वाली अभिक्रियाओं को हम हाफ रिडक्शन सेल रिएक्शन कहेंगे, सेल अभिक्रिया कहेंगे। और जब दोनों इन हाफ सेल रिएक्शन को जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद हमें एक पूर्ण सेल अभिक्रिया प्राप्त हो जाएगी। यहाँ तक आप लोगों को पता हो गया हो। अब हम क्या करते हैं, इस कंटेनर में हम विद्युत अपघट्य लेते हैं। मैं आपको पहले विद्युत अपघट्य बता चुका हूँ कि विद्युत अपघट्य का मतलब क्या होता है। विद्युत अपघट्य परबल अम्ल और परबल क्षार तथा लवणों का क्या होता है? गलित अवस्था में या फिर जलीय अवस्था में बना हुआ विलयन होता है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस पात्र के अंदर क्या ले लेता हूँ? मैं विद्युत अपघट्य को ले लेता हूँ, इलेक्ट्रोलाइट को ले लेता हूँ, विद्युत अपघट्य को ले लेता हूँ। ठीक है, कोई सा भी हो सकता है, परबल अम्ल ले सकते हैं, परबल क्षार ले सकते हैं, या किसी भी प्रकार का आप लोग लवण यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, जनरली इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर हम जो इलेक्ट्रोड काम में लेते हैं वो इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? इनर्ट होते हैं, यानी कि 2 तरह के इलेक्ट्रोड होते हैं। एक तो एक्टिव इलेक्ट्रोड होता है, दूसरा क्या होता है? इनएक्टिव इलेक्ट्रोड होता है। जनरली हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर इनर्ट इलेक्ट्रोड काम में लेते हैं, अक्रिय इलेक्ट्रोड काम में लेते हैं, अक्रिय इलेक्ट्रोड काम में लेते हैं। ठीक है, और ये कैथोड भी क्या होता है? अक्रिय होता है। क्या होता है?
अक्रिय होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है। और इनर्ट इलेक्ट्रोड के फॉर्म में जनरली हम प्लेटिनम इलेक्ट्रोड काम में लेते हैं, और यहाँ पे भी हम कौन सा इलेक्ट्रोड काम में लेते हैं, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड काम में लेते हैं। ठीक है, यानी कि अक्रिय इलेक्ट्रोड कभी भी अभिक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं करता, जबकि क्या होता है इनकी सतह पे केवल क्या होती है, अपचयन की अभिक्रिया होती है, या फिर क्या कह सकते हैं, ऑक्सीकरण की अभिक्रियाएं होती है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था, जब मैं डिफरेंस कर रहा था तब बताया था मैंने कि विद्युत अपघटन एक प्रकार का क्या होता है, असंवत प्रक्रम होता है, और असंवत प्रक्रम के लिए हमें बाहर से क्या देना पड़ेगा, ऊर्जा देना पड़ेगा। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर क्या होता है, विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, तो इसके लिए हमें सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लगाना पड़ेगा, विद्युत ऊर्जा का स्रोत लगाना पड़ेगा। और विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, विद्युत ऊर्जा का स्रोत होता है बैटरी। और बैटरी क्या होता है, सेलों का श्रेणी क्रम का संयोजन क्या कहलाता है, बैटरी कहलाता है। तो इन दोनों इलेक्ट्रोडों को मैं किससे कनेक्ट कर देता हूँ, बैटरी से कनेक्ट कर देता हूँ। इन दोनों इलेक्ट्रोडों को मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और बैटरी से कनेक्ट किया तो एक तो पॉजिटिव टर्मिनल हो गया और दूसरा क्या होगा, नेगेटिव टर्मिनल हो गया। ठीक है, तो मुझे बताइए ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो इस पॉजिटिव टर्मिनल की वजह से इस इलेक्ट्रोड पर कंप्लीटली किस तरह का चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो कह सकता हूँ कि विद्युत अपघटनी सेल के अंदर एनोड की प्रवृत्ति क्या होती है, धनात्मक होती है। क्या होती है, एनोड की प्रवृत्ति धनात्मक, पॉजिटिवली चार्ज होता है। जबकि ये नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, तो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होने के कारण पूरा ही इलेक्ट्रोड कौन सी प्रवृत्ति में आ जाएगा, ऋणात्मक प्रवृत्ति में हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर कैथोड क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, बैटरी। और बैटरी को क्या कहा जाता है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि बैटरी क्या होती है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। हो गया। अब यहाँ से इसको करंट मिलेगी, करंट मिलने से क्या होगा, इस पात्र के अंदर जो भी विद्युत अपघट्य होगा, जैसे कि AB प्रकार का कोई विद्युत अपघट्य, उस विद्युत अपघट्य का क्या होगा, विद्युत अपघटन होगा, विद्युत अपघटन होगा। और विद्युत अपघटन होने से ये दो प्रकार के आयनों में टूट जाएगा, A+ आयन में, और दूसरा क्या हो जाएगा, B- आयन में जाके टूट जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है A+ आयन किस प्रकार के कौन से इलेक्ट्रोड पे जाके डिपॉजिट होगा, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा, निक्षेपित हो जाएगा। और ऋणात्मक आयन धनात्मक आयन पे, धनात्मक आवेशित इलेक्ट्रोड पे जाके निक्षेपित हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर, यानी कि विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो ये धनात्मक आयन ऋणात्मक इलेक्ट्रोड पर, कौन से इलेक्ट्रोड पर, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड पर जाके निक्षेपित होगा, और ऋणात्मक आयन धनात्मक इलेक्ट्रोड पर जाके निक्षेपित होगा। और मुझे बताइए ऋणात्मक इलेक्ट्रोड कौन सा है, कैथोड है। और कैथोड पे कौन सी अभिक्रिया होगी, अपचयन अभिक्रिया। कौन सी होगी, अपचयन। और धनात्मक इलेक्ट्रोड कौन सा है, एनोड है। और एनोड पे कौन सी अभिक्रिया होती है, ऑक्सीकरण होती है, ऑक्सीकरण होती है। ठीक है, तो A+ आयन का क्या होगा, रिडक्शन होगा, और B- आयन का क्या होगा,